Hello everyone, welcome to Study Vibes English for class 8th. In this video, we are going to discuss the chapter A Visit to Cambridge from the book Honeydew of class 8th. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले याद करनी है वो है इस चैप्टर के ऑथर का नाम। इस चैप्टर के ऑथर हैं फिरदौस कांगा और उनकी बुक हेवन ऑन व्हील्स नाम की बुक से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है और ये उनका पिक्चर है। अब जो मतलब है अ विज़िट टू कैम्ब्रिज, विज़िट का मतलब होता है कहीं पर भी जाना या कहीं पर भी पहुंचना। कैम्ब्रिज क्या है? कैम्ब्रिज एक शहर है, एक सिटी है जो कि कैम्ब रिवर पे है ईस्टर्न इंग्लैंड में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ जिसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। 12th क्लास के बाद के बच्चे जनरली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए कैम्ब्रिज बहुत फेमस है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत ही सुंदर शहर है जहाँ की ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले चैप्टर को आपको कुछ बातें समझनी हैं। दैट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ये जो पूरी कहानी है इस चैप्टर की वो क्या है कि दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो कि साधारण लोग नहीं हैं, जो कि मामूली लोग नहीं हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, उनकी मीटिंग के बारे में है कि जब दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। बोथ ऑफ देम आर डिसेबल्ड, दोनों के दोनों ही डिसेबल्ड हैं। डिसेबल्ड यानी कि दोनों ही दिव्यांगजन हैं, जिन्हें आप इस टाइम पर आप उन्हें क्या कहते हैं? दिव्यांगजन। दिव्यांगजन यानी कि जिनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। उनकी बॉडी में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो नहीं वो कर पा रहे हैं, या तो उनको चलने में परेशानी है या हाथ पैरों में कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल पाते। और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से, या आप उनको क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल यानी कि उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। उनको किसी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है या किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है चलने फिरने के लिए। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम के 20th सेंचुरी के जो सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं उनमें से एक नाम स्टीफन हॉकिंग का है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। अब जो स्टीफन हॉकिंग थे उनके साथ क्या था कि उनको एक तरीके का पैरालिसिस था। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है? ये एक बीमारी होती है जिसके कारण जो लोग हैं वो ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं, जिनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। पैरालिसिस की वजह से जो स्टीफन हॉकिंग थे वो बात भी नहीं कर पाते थे। बात नहीं कर पाते थे तो वो अपनी चीज़ें को दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो उनके पास एक कंप्यूटर था, उन पे जो भी बटन्स थे वो उनको पंच करते थे, उनके ऊपर लिखते थे, उनको टाइप करते थे, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और इसी तरीके से वो जो मशीन थी, वो जो कंप्यूटर था, वो स्टीफन हॉकिंग्स के लिए दूसरे लोगों से बात करने में उनकी मदद करता था और एक मशीन जैसी आवाज़ उसमें से आती थी। तो फिरदौस कांगा कौन है? फिरदौस कांगा जो है वो ऑथर है या राइटर है इस चैप्टर के, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहा करते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजीली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। अब जो कांगा हैं उनके साथ भी एक डिसेबिलिटी है। क्या डिसेबिलिटी है कि उनको क्या प्रॉब्लम थी? ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम थी। ब्रिटल बोन का क्या मतलब होता है कि उनकी जो हड्डियाँ थी उनकी जो बॉडी में वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा ब्रिटल थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। सॉफ्ट बोन्स होने के कारण ज़रा सी भी चोट लगने पर हड्डियाँ जो हैं वो आराम से टूट जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर आ जाता है। अब बचपन में तो बच्चे कितना गिरते हैं, चलने से शुरुआत करने से पहले बार बार गिरते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो टूट जाती हैं, उनकी बोन्स में कुछ क्रैक आ जाते हो, नहीं। लेकिन जिन बच्चों को ब्रिटल बोन्स की प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रा सा भी गिर जाते हैं तो उनकी बोन्स टूट जाती हैं। तो लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम थी इसीलिए कांगा भी जो थे वो भी व्हील चेयर पर ही घूमते थे।
द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव अ लाइफ इन अ व्हील चेयर। अब यहाँ पर दो जो महान इंसान हैं, एक तो स्टीफन हॉकिंग्स और फिरदौस कांगा जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो दोनों ही अपने थॉट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने विचारों को शेयर करेंगे कि व्हील चेयर पर ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और जिन लोगों को हम नॉर्मल लोग कहते हैं, नॉर्मल लोग यानी कि जिनको कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से चल फिर सकते हैं, वो डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उस बारे में ये चैप्टर गिवन है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में आगे क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 1 को सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का वीडियो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करते ही आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट, Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. यहाँ पर क्या है, जो फिरदौस कांगा है वो स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं। वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज है, जो एक सिटी है जो कि कैम रिवर पे स्थित है ईस्टर्न इंग्लैंड में, वहाँ पर जब वो पहुँचे थे तो उनको कैसा लगता था वहाँ पहुँचने पे कि जो कैम्ब्रिज है और इंग्लैंड है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। यानी कि जब वो कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। और वो एक कैम्ब्रिज सिटी उनके लिए पूरा इंग्लैंड कैसे बन गया था, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ उनके साथ कैम्ब्रिज में हुई थी जिसके बाद जब वो कैम्ब्रिज से वापस लौटे तो कैम्ब्रिज के बारे में उनकी सोच ही बदल गई थी। और वो क्या था, क्योंकि वहाँ पर वो किससे मिले थे, स्टीफन हॉकिंग से मिले थे जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है कि जो यहाँ पर फिरदौस कांगा है ये एक वॉकिंग टूर पर निकले होते हैं। वॉकिंग टूर पर जाते टाइम एक जो टूरिस्ट गाइड होता है वो स्टीफन हॉकिंग का नाम ले देता है और कहता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो बहुत बेचारे हैं, जो कि अब जो है डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड यानी कि चल फिर नहीं सकते। लेकिन इसैक न्यूटन के बाद जो है स्टीफन हॉकिंग ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस चेयर को अब हासिल किया हुआ है जो कि एक बहुत ही अच्छी और ग्रेट पोजीशन है, और वो एक वर्दी सक्सेसर हैं। वर्दी सक्सेसर यानी कि इसैक न्यूटन के बाद एक अच्छे साइंटिस्ट जो हैं अब उस चेयर पर बैठे हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन दैट दिस इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीट पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फिरदौस कांगा है वो क्या कहते हैं कि मैंने जो है अपना मन बना लिया था कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को तो भूल ही गया था कि वो तो सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं। कम्प्लीटली पैरालाइज्ड यानी कि वो कम्प्लीटली अपाहिज हैं, उनको चलने फिरने में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, उनकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो एक ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो फिज़िक्स की पढ़ाई करते हैं लेकिन सोलर सिस्टम से रिलेटेड, जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम है, जो हमारा स्पेस में जो जितना भी फिज़िक्स लगता है उसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। तो वो क्या थे, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, यानी कि स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। फिजिक्स का वो वाला पार्ट जिसमें आप स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हो उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, और जो उसमें मास्टर्स कर लेता है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहलाता है। और जो स्टीफन हॉकिंग है उनकी एक मशहूर किताब भी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा बिकी थी, और उनको पता था कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो वहीं पर कहीं रहते हैं, इंग्लैंड में ही कहीं रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, यानी कि जब उनका वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया फिरदौस कांगा का, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट चेयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब उनका टूर ख़त्म हो गया तो वो तो एक्चुअली व्हील चेयर पे थे, तो वो एक फ़ोन बूथ पे गए जहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, तो एक रूम सा बना होता है। तो वो क्या करते हैं, जो फ़ोन के तार होते हैं उसको काफ़ी हद तक खींच लेते हैं और उसके बाद बाहर उसको ले आते हैं, ताकि वो अपनी व्हील चेयर को तो फ़ोन बूथ के अंदर ले जा नहीं सकते,
तो वहाँ से क्या करते हैं, स्टीफन हॉकिंग के घर में कॉल करते हैं. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. नेक्स्ट क्या होता है, वो जैसे ही वहाँ पर कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंग के घर में, तो उनके असिस्टेंट इस कॉल को उठाते हैं और जैसे ही उनसे कॉल पर बात होती है तो फिर वो उनको क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं एक मेरा नाम है फिरदौस कांगा, और वो क्या बताते हैं कि मैं इंडिया से मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ. तो उनको क्या लगता है कि वो ये सोच रहे होंगे कि वो हाथ से व्हील चेयर चलाकर यहाँ तक आया है, इंग्लैंड तक. और वो क्या बताते हैं कि उनको अपने ब्रिटेन में, यानी कि वो ब्रिटेन में रहे, उनको किससे मिले, इस सब के बारे में वो लिखा करते हैं और उनको अपनी बुक में लिखना है, और इसी दौरान वो स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहते हैं. तो वो क्या कहते हैं, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, कि मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, एंड इवन 10 मिनट्स वुड डू, यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप मुझे उससे 10 मिनट भी मिलने देंगे तो वो मेरे लिए काफ़ी रहेगा. तो असिस्टेंट क्या कहते हैं, हाफ एन आवर, यानी कि आधा घंटा आप उनसे मिल सकते हैं, आधा घंटा हम आपकी मीटिंग सेट कर सकते हैं उनके साथ, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी कि दोपहर के 3:30 बजे से 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हैं. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अब वहाँ पर क्या होता है, ये बात सुनकर कि उनको स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका मिल रहा है, उनको एकदम से कमज़ोरी महसूस होने लगती है. किस बात की कमज़ोरी, क्योंकि जब कोई ऐसा पर्सन होता है जो स्टार्टिंग से ही चलने फिरने में प्रॉब्लम सह रहा होता है, किसी डिसेबिलिटी के साथ बड़ा हो रहा होता है, तो लोग उनको क्या एडवाइस करते हैं कि तुम्हें बहादुर रहना है, तुम्हें लाइफ की जंग जीतनी है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है. तो ऐसा लगता है कि लोग इस तरीके से आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका बैंक में कोई करेज का अकाउंट हो, करेज का मतलब यानी कि कोई बहादुरी का अकाउंट खोल रखा हो, और वो बंदा जो है वो खुद ही चेक निकालने नहीं जा रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा आलसी है. यानी कि जो आप साहस है उसको कहीं से आप किसी बैंक से चेक लेकर निकाल नहीं सकते हो. साहस को जुटाना, यानी कि करेज को जुटाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसे पर्सन के लिए. द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू. और वो एक चीज़ जो आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है या आपको हिम्मत दिलाती है वो क्या है, कि अगर आप अपने ही जैसे किसी और को देखें जो कि आपसे ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव कर चुका है, जो कि स्टीफन हॉकिंग है. क्योंकि फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग जो हैं वो नियरली सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, जबकि जो स्टीफन हॉकिंग है वो तो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली. तो इस तरीके से फिरदौस कांगा के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्टीफन हॉकिंग्स का इंटरव्यू लेना, उनसे बात करना और उनसे मीटिंग करना. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. अब यहाँ पर क्या होता है, जो फिरदौस कांगा है वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने चले जाते हैं. यहाँ पर क्या हुआ, जब अगली दोपहर को 3:30 से 4 बजे तक उनकी जो मीटिंग सेट हुई तो वो 3:30 बजे वहाँ पहुँच गए. जब वो 3:30 बजे वहाँ पर पहुँचे और स्टीफन हॉकिंग का इंटरव्यू लेना उन्होंने शुरू किया, तो स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पहली लाइन क्या बोली कि मैं उतना बहादुर नहीं रहा हूँ. और ये कौन बोल रहा था, एक कंप्यूटर वॉइस बोल रही थी. स्टीफन हॉकिंग के साथ क्या था कि उन्होंने अपने हाथ में एक स्विच रखा हुआ था, उस स्विच के ज़रिए या उस टाइपराइटर के ज़रिए वो कुछ वर्ड्स को अपने कंप्यूटर में सर्च करते थे और कंप्यूटर से उन वर्ड्स की वॉइस आती थी, जिससे सामने वाले इंसान को पता चलता था कि स्टीफन हॉकिंग क्या कहना चाह रहे हैं. श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज दिस इंटीग्रेटेड बॉडी वॉज अ चॉइस. अब वो स्टीफन हॉकिंग है, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ इसी तरीके से आप लोगों से बात कर सकता हूँ. तो फिर फिरदौस कांगा भी कहते हैं कि हाँ, ऐसी डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी के साथ आपके लिए कोई चॉइस हो भी नहीं सकती है. ठीक है, क्योंकि उनको और भी बहुत सारी परेशानी हो रही होती है. कहीं ना कहीं फिरदौस कांगा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो स्टीफन हॉकिंग को बार बार अपने उस टाइपराइटर पर वर्ड सर्च करने पड़ रहे हैं कंप्यूटर पर, और फिर जाकर उनकी आवाज़ आ पा रही है. उनको लग रहा था कि मैं उनको बहुत परेशान कर रहा हूँ. बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. तो यहाँ पे वही लाइन है कि मैं जो था, मैं ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि हर बार जब मैं उनसे कुछ कहना चाह रहा था तो उनको दिक्कत हो रही थी रिस्पॉन्ड करने में.
देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, और वहाँ पर वो एक लिटिल स्विच को जो उनके हाथ में था उसको टैप करते थे और वर्ड्स को ढूंढते थे कंप्यूटर पर। और उनके पास जो थोड़ी बहुत मूवमेंट उनकी बॉडी में बची थी, जो थोड़ा बहुत उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट होता था, वो क्या होता था कि उनकी स्टीफन हॉकिंग की लंबी लंबी फिंगर्स थी जो कि पीले रंग की थी। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, यानी कि कई बार ऐसा होता था कि वो थक जाते थे और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे क्योंकि उनको कंप्यूटर पर वर्ड्स मिल नहीं रहे होते थे और वो अपनी आंखों को बंद कर लेते थे। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द mind bound with thoughts that come out in frozen phrases and sentences stiff as corpse। मतलब फिरदौस कांगा जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग हैं अक्सर वो निराश हो जाते थे और थकावट के मारे अपनी आँखों को बंद कर लेते थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि वो अपनी बात को दूसरों को कैसे समझाएं, और उनको कंप्यूटर पर वर्ड्स भी नहीं मिल रहे होते थे। फिर क्या होता था, फिरदौस कांगा को समझ में आ रहा था कि उनका एंग्विश यानी कि कैसे उनको उनका जो दर्द है, उनका जो गुस्सा है, वो उसको समझ पा रहे थे और ये भी जान पा रहे थे कि उनके दिमाग में बहुत सारे फ्रेश थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं जो कि उनके दिमाग के अंदर ही फ्रीज़ हो गए हैं और बाहर जो है वो वर्ड्स वो कैसे आ रहे हैं, जैसे कि स्टिफ कॉर्प्स यानी कि एकदम ठंडे पड़ जाते हैं उनके वर्ड्स बाहर आते ही, जैसे कि कोई लाश हो। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं और उनको ऐसा दिखता है का क्या मतलब है, सीम का मतलब होता है जो दिखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सच भी हो। तो उनको ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, वो क्रॉनिकली यानी कि लंबे समय से खुश नहीं रहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग इस पे क्या आंसर देते थे, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। अब यहाँ पर फिरदौस कांगा ने कहा कि मुझे पता है कि ये सच बात नहीं है, लेकिन क्या आप कभी कभी अंदर खुश होकर हंसते हैं। एंड ही से अबाउट 3 मिनट्स लेटर, और 3 मिनट बाद स्टीफन हॉकिंग्स अपना जवाब देते हैं कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। वो कहते हैं 3 मिनट बाद उनका रिस्पॉन्स आता है जाकर कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोचक लगता है जब जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, पैट्रोनाइज करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, मुझसे खुश होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टीफन हॉकिंग को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे बैठे होते थे और उनके जो पूरा सिर है उसके ऊपर सब इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो एक मशीन लाइक वॉइस में उनकी बातों को दूसरों को समझा पाता था। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।